डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हम मैकेनिक्स में आने वाले कॉमन फोर्सेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। हमने वेट, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ी बातें की थी। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो दोनों सरफेस कांटेक्ट के नॉर्मल, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है, मींस कांटेक्ट नहीं है। इस पेन को अगर मैं इस बोर्ड के साथ टच करके ऐसा छोड़ दूं गिरने के लिए, तो गिरते समय एक्चुअली पेन और बोर्ड के बीच में कांटेक्ट नहीं है। पेन बोर्ड पे और बोर्ड पेन पे कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर बोर्ड पेन पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो पेन इधर भी मूव करेगा। ऐसा नहीं होता, पेन तो सीधा नीचे गिर रहा है, देयर इज नो कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जब मैं पेन को इस बोर्ड के अगेंस्ट प्रेस करके रखता हूं, तब पेन बोर्ड के ऊपर, बोर्ड पेन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। हम कहते हैं दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के टैंजेंशियल पैरेलल होता है। जब इस पेन को मैं इस बोर्ड के ऊपर ऐसे मूव करता हूं, तो बोर्ड की सरफेस पेन के ऊपर सरफेस के टैंजेंशियल ऐसा एक फोर्स अप्लाई करती है इस डायरेक्शन में, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। हमने ये कहा है कि बिगिनिंग में हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे सारे सरफेसेस स्मूथ हैं और फ्रिक्शन नहीं है, तो दो सरफेसेस के बीच का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। ऐसा अभी फॉर द टाइम बीइंग हम मान के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात पहले बताऊं, बिफोर वी कंसिडर द नेक्स्ट कॉमन फोर्स, दैट इज एपरेंट वेट। लुक एट दिस सिचुएशन। I am standing on floor, right? I am standing on floor and there is no movement in my body. I am at rest, still I am at rest, still I am at rest. There is no acceleration. It means sum of all external forces acting on my body is zero. जितने भी एक्सटर्नल फोर्स मेरी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, उनका सम ज़ीरो है, क्योंकि मेरी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन माय बॉडी। फर्स्ट इज वेट, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास विच इज क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। If mass of my body is m, then the weight force, that is gravitational pull force applied by the earth on my body is m into g. It is vertically downward. This is horizontal surface and this red arrow is in vertical downward direction. So there is a force applied by gravitational pull of earth on my body. Then any other object, any other surface which can exert force on me. Look at the surrounding carefully. The fact is that I am in contact with the floor only. I am not touching any wall. I am not touching any other object, chair or table. I am just standing on the floor. So the floor surface applies a normal reaction force on my body. Normal reaction force. Normal reaction force acting on my body will be in vertically upward direction. ये फ्लोर है, इस पे कोई खड़ा है, फ्लोर कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉडी को अपने से दूर धकेल रही है, नॉर्मल फोर्स। और मेरी बॉडी, मेरे पैर फ्लोर पे उतना ही बड़ा फोर्स नीचे लगा रहे हैं, पर वो फोर्स फ्लोर पे लग रहा है। मेरी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है
वो अपवर्ड है. Because I am having no acceleration, therefore I conclude that net force acting on my body is 0. Vector sum of these two forces is 0. That's why I am not moving. That's why I am not accelerating basically. So, under normal circumstances, the normal reaction acting on my body is equal to my weight. Now, the fact is that if value of n changes due to any reason, then I feel as if weight of my body has changed. I repeat, if normal reaction force applied by the floor contact surface on my body, if the normal reaction force applied by the contact surface on my body changes for any reason, then I start feeling that weight of my body has changed. Try to understand, why do I feel weight? Look at this situation. You are standing on floor, I am standing on floor, and there are two forces acting on me. Mg is trying to push me down, whereas normal reaction of force, normal reaction of floor is trying to push me up. Mg weight is trying to push me down, whereas normal force by the floor is trying to push me up. Now there is a down force, there is a down force, and there is an up force. There is a down force and there is an up force. ये स्क्वीज है, ये एक तरह से मुझे दोनों तरफ से दबा के रखा गया. अगर आप ध्यान से समझे तो इस पेन के ऊपर अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाऊं और ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ये पेन ये दबाव फील करता है. एक फोर्स नीचे दबा रहा है, एक फोर्स ऊपर धकेल रहा है. ये दबाव है, टेंशन. इसकी वजह से इसे दर्द होता है. सिमिलर इज दिस सिचुएशन विथ मी. एक फोर्स है जो मुझे ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है और एक फोर्स है जो मुझे नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है. मैं ऐसे दबा हुआ हूँ, मैं स्क्वीज्ड हूँ. मैं ये दबाव जो फील कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है. इसकी वजह से मुझे मेरी बॉडी का वेट फील होता है मेरे पैरों में, क्योंकि एक फोर्स ऊपर पुश कर रहा है, एक फोर्स नीचे धकेल रहा है. मैं ऐसे दब रहा हूँ. इनमें से अगर एक फोर्स को हटा दिया जाए, आई विल नॉट फील टेंशन. इसको तुम ऐसे भी समझो, मान लो मैंने स्केटिंग वाले शूज़ पहन के रखे हैं, बढ़िया व्हील लगे हैं, और आप में से एक आकर मुझे ऐसा खींच के उधर लेके जाते हैं. आप मुझे ऐसा खींचते हैं इधर इधर. मुझे कोई खास दर्द नहीं होगा हाथ में, मेरे जूते फ्रिक्शनलेस बढ़िया व्हील लगे हैं. मैं आपके साथ साथ चल पड़ूंगा. आई विल नॉट फील मच ऑफ पेन इन दिस आर्म. बट नाउ थिंक ऑफ दिस सिचुएशन. आप में से एक मुझे इस तरफ खींच रहा है और एट द सेम टाइम दूसरा आदमी मुझे उस तरफ खींच रहा है. एक इस तरफ खींच रहा है, एक उस तरफ खींच रहा है. नेट फोर्स ऑन मी इज 0. 100 न्यूटन इधर, 100 न्यूटन इधर, 200 न्यूटन इधर, 200 न्यूटन इधर. आप दोनों मुझे खींच रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 है. पर मैं दर्द से रोना शुरू कर सकता हूं. मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ और यहाँ. आई एम फीलिंग ए टेंशन. मुझे एक तनाव फील हो रहा है. नेट फोर्स 0 है. आप बोलेंगे सर आपके ऊपर तो फोर्स नहीं लग रहा, आप रो क्यों रहे हो? बट द फैक्ट इज आई एम फीलिंग अ ह्यूज टेंशन. 20 न्यूटन आप उधर लगा, 200 न्यूटन उधर लगा रहे हो, 200 न्यूटन इधर लगा रहे हो. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे या हाथ अलग हो जाएंगे. लेकिन आप बोल रहे हो कि नेट फोर्स 0 है. सर आप रो क्यों रहे हो? नहीं, ये दोनों तरफ से जो फोर्स है इसकी वजह से मैं टेंशन फील कर रहा हूँ. सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाओगे तो मुझे दर्द नहीं होता, मैं आपके साथ साथ चलने लगता हूँ, एक्सेलरेट होता हूँ. सिमिलरली इस आदमी के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है. ये ऐसा दबा हुआ है, इसकी वजह से इसे दर्द हो रहा है. दिस इज द वेट दैट वी फील इन आवर बॉडी. किसी भी वजह से एन को अगर बदल दिया जाए, यू विल फील एज इफ योर वेट हैज चेंज्ड. एन को कैसे बदला जा सकता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे. अभी मैं आपको इतनी बात बताता हूं कि लेट अस रिमेंबर दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन इज द अपरेंट वेट. नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है, दैट इज व्हाट वी फील एज वेट इन आवर बॉडी. इफ इट चेंजेस, द वेट चेंजेस, द फीलिंग ऑफ वेट चेंजेस. इन नटशेल आई एम सेइंग दैट if there is a
boy is standing on a tower and he makes a jump. Oh, don't do it. I am not suggesting you to do it. ऐसा बोलने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, but okay. Let us consider this hypothetical situation that this boy makes a jump. While falling down, his body is experiencing a force mg. The gravitational pull of earth is still acting on his body, but there is no normal reaction right now acting on his body. There is no contact. So only one force is acting on him, mg. And when there is no normal reaction, there is no feeling of squeeze. ये जो दबाव है ये आप फील नहीं करते. एक ही तरफ से अगर फोर्स होगा तो आप चल पड़ते हैं. जैसे आप एक तरफ से मुझे खींचोगे, मुझे दर्द नहीं होता, मैं चलने लगता हूँ. वैसे ये आदमी जी एक्सेलरेशन से गिरने लगेगा. अगर नीचे कोई यहाँ पे एक सपोर्ट होता, नॉर्मल रिएक्शन लगता, तब इसे अपनी बॉडी में वेट फील होता. राइट नाउ ड्यूरिंग द फॉल ही विल बी फीलिंग वेटलेसनेस. mg फोर्स एक्ट कर रहा है, बट इफ यू आस्क हिम व्हाट इज योर वेट, ही विल सी आई एम फीलिंग वेटलेसनेस. ऐसा करने से एक्सरसाइज होता है भाई. ये वेट mg के अगेंस्ट में शोल्डर के मसल इसको उठा रहे हैं, वेट के अगेंस्ट शोल्डर के मसल इसको उठा रहे हैं. मैंने एक्सरसाइज किया, लेकिन गिरते समय ऐसा करने से कोई एक्सरसाइज नहीं होगा, बिकॉज द होल बॉडी इज अंडर अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस. यू डोंट फील वेट. जब तक एक सपोर्ट फोर्स ना हो, यू डोंट फील वेट. सो ड्यूरिंग द फॉल, दिस बॉय, though this force is acting, but his feeling is that as if his body is having no weight. So this boy is in a state of weightlessness. So in nutshell right now, what you need to remember is this normal reaction is the apparent weight that you feel in your body. For any reason, if normal reaction is changed, you will feel as if your weight has changed. So normal reaction is the weight that we feel, though it is not weight is this force, but normal reaction is the apparent weight. It is the weight force that we feel in our body. Okay, now let us move on to our next common force, that is tension in a string. Tension in a string. देखिए, when you take a string and apply equal and opposite force at its two ends. There is a string, AB is a string, and you apply equal and opposite force at its two ends. The string is stretched. It is under tension. It is under tension. In this situation, the two ends of the string are always pulling you inward. आप रस्सी को ऐसा पकड़ के खींच रहे हो, रस्सी आपके हाथ को अंदर की तरफ खींच रही है. आप रस्सी को इधर खींच रहे हो, न्यूटन थर्ड लॉ से रस्सी आपको इधर खींच रही है. ये फोर्स आप रस्सी पे लगा रहे हो, पर आपके हाथ पे रस्सी अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है. सिमिलरली इस एंड पे आप रस्सी को लेफ्ट की तरफ खींच रहे हो, रस्सी आपको राइट की तरफ खींच रही है. ये मेरा हाथ, ये रस्सी को पकड़ के तुम इधर खींच रहे हो, हाथ रस्सी पे इधर फोर्स लगा रहा है. एट द सेम टाइम ये जो रस्सी है, रस्सी ये हाथ को अपनी तरफ खींच रही है. तो एक टेंस्ड स्ट्रिंग, एक टॉट स्ट्रिंग अपने दोनों एंड पे बंधे हुए चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. एक स्ट्रिंग जो टेंशन में है,
वो अपने दोनों एंड पे बंधे हुए चीज़ों को अपनी तरफ इनवर्ड खींचती है, धक्का नहीं देती। किसी रस्सी का फंदा बना के यहाँ आपको पहना दिया और फिर दूसरे एंड को पकड़ के मैं आपको धक्का दूँ, ये संभव नहीं है। रस्सी को चेयर से बांध दिया और रस्सी के दूसरे एंड से मैं ऐसे करके सोचूं कि चेयर को पुश कर दूं, दैट इज नॉट अलाउड। अ स्ट्रिंग कैन नेवर पुश, इट कैन ओनली पुल। रस्सी टेंशन में है, खिंचाव में है, अपने दोनों एंड पे बंधी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। ये जो फोर्स रस्सी अपने दोनों एंड पे बंधी चीज़ों पे लगा रही है, इसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे। फैक्ट ये है कि इफ यू कंसिडर any particle of the string, particle like P, then what is happening is, इस पार्टिकल P का जो पड़ोसी है, रेड पार्टिकल, ये P को अपनी तरफ खींच रहा है और इसके दूसरे तरफ का जो पड़ोसी है, ये भी P को अपनी तरफ खींच रहा है। किसी भी रस्सी के छोटे से सेगमेंट को अगर आप इमेजिन करें, रस्सी में किसी भी पार्टिकल को इमेजिन करें, तो उसके दोनों साइड के पड़ोसी उस पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहे हैं विथ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ये फोर्स टेंशन है। अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ टेंशन का डायरेक्शन क्या है, तो टेंशन का डायरेक्शन कुछ नहीं होता। हम टेंशन का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज के ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रिंग का सेगमेंट एपी ले रहा हूं, देखिए मन में सोचिए, रस्सी का एक हिस्सा एपी, इस एंड ए को आप खींच रहे हैं एफ फोर्स से, इस एंड पी को इसके राइट साइड वाला पार्टिकल एफ फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। पूरी रस्सी ए बी है, इसको आपने दोनों एंड पे एफ फोर्स से खींच रखा है। रस्सी पे नेट फोर्स 0 है, रस्सी का एक्सेलरेशन 0 है। हम ये सोच रहे हैं, हम न्यूटन बन गए, हम ये सोच रहे हैं कि रस्सी का ये जो सेगमेंट है एपी, ये मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो रस्सी के सेगमेंट एपी पे 2 फोर्स लग रहे हैं। इस एंड पे तो आप खींच रहे हो उसे, एंड पी पे आप नहीं हो, लेकिन जो इधर की रस्सी है, इसके ठीक पड़ोस वाला जो पार्टिकल है, ये लाल पार्टिकल इस रस्सी के काले पार्टिकल को, पी को, अपनी तरफ खींच रहा है एफ फोर्स से। हर जगह अगर रस्सी खींची हुई है, इस पार्टिकल को ये पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा है, इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर हम सेगमेंट एपी पर लगने वाले फोर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो इस सेगमेंट पर ये हिस्सा इस तरफ फोर्स अप्लाई करता है। एट द सेम टाइम अगर हम सेगमेंट बीपी के बारे में सोच रहे हैं, इस सेगमेंट के बारे में, इस एंड को आप खींच रहे हो और इस एंड को, ये हिस्सा इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो पॉइंट पी पर टेंशन इधर हुआ कि इधर हुआ, आंसर है उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम रस्सी के इस सेगमेंट पे फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, इस सेगमेंट पर इस जगह टेंशन फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये टुकड़ा इसको इधर खींच रहा है। लेकिन अगर हम इस सेगमेंट को कंसीडर करते हैं, इस सेगमेंट को ये हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा खिंचाव है। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ टेंशन का क्या डायरेक्शन हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम इस पे फोर्स समझना चाह रहे हैं कि कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, तो फैक्ट है कि ये इसको इधर खींच रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन इस पर ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ है। ओके, तो एक रस्सी जब टॉट है तो उसके किसी भी एक पार्टिकल को उसके पड़ोस के पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों एंड पर जो भी चीज बंधी है रस्सी से, उसको रस्सी अपनी तरफ इनवर्ड ड्रैग कर रही है। दिस फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन। Let us take few simple examples to understand this in better way. This is a string and this is a block.
छत से एक स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक को ऐसा सस्पेंड कर दिया है। लेट अस एज्यूम दैट स्ट्रिंग इज massless or light. Massless. Generally you will not agree that a string is massless. Yes, you are right. But think of a situation like this. This block is having a mass of 5 kilogram and this string is having a mass of 10 milligram. This 5 kilogram is too large compared to 10 milligram. 5 kilogram is 5000 gram. 10 milligram is 0.01 gram. 10 milligram. Milligram is 1 by 1000 gram. So it is 0.01 gram. 10 milligram is 0.01 gram, whereas mass of this block is 5000 gram. So can you see that mass of the string is very small compared to that of the block? Under such situations, we can assume that this string is having almost zero mass. So when I say string is massless, of course, it is a theoretical concept, string is massless, no string is massless. But what I actually mean to say is that string of mass of this string is very small compared to mass of this block. तो रियल लाइफ में सच में मासलेस स्ट्रिंग नहीं होती, पर हमारी किताब में क्वेश्चन में होती है। उसको आप मन में ऐसा सोचिए कि ये जो रस्सी है इसका मास इस ब्लॉक के मास से बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये स्ट्रिंग बहुत हल्की है, लाइट है या मासलेस है। ओके, सो दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग एंड दिस इज अ ब्लॉक। नाउ इफ आई आस्क यू why this block is not falling, why this block is not falling, there is a force acting on it in downward direction mg, then why this block is not falling? There is a force acting on it in downward direction mg, then why this block is not falling? A common man would say that this block is tied to this string, block रस्सी से बंधा है, कैसे गिरेगा? Okay, a common man thinks like this, block रस्सी से बंधा है इसलिए नहीं गिरेगा. Newton doesn't think like this. Newton says, okay, the block is having no acceleration. There is no acceleration in the block. It can happen only when net external force on the block is 0. It can happen only when net external force acting on the block is 0. So, if there is a force mg acting on the block, there must be another force which is balancing this force. Newton doesn't say that it is not moving because it is tied to the string. No, Newton will say इस पे नेट फोर्स 0 है भाई, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो अगर एक फोर्स mg दिख रहा है तो दूसरा फोर्स भी है, ढूंढो। इस ब्लॉक के इन्वायरमेंट को ठीक से चेक करने पे हम पाते हैं कि रस्सी एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा सकती है। ये खींची हुई रस्सी अपने इस एंड पे बंधे हुए ब्लॉक को अपनी तरफ ऊपर पुल कर रही है बाय फोर्स टी, टी या एफ कुछ भी लिख सकते हैं, टी फॉर टेंशन। रस्सी ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रही है इसको हम रस्सी का टेंशन कहेंगे। कोई भी रस्सी, खींची हुई रस्सी अपने दोनों एंड पे बंधी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये रस्सी इस ब्लॉक को अपनी तरफ ऊपर खींच रही है, धक्का नहीं दे सकती, ये सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं कर सकती। किसी भी रस्सी से किसी चीज को आप पुश नहीं कर सकते, उसको पुल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को पुल कर रही है। न्यूटन कहते हैं कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं हो रहा है बिकॉज इस पे नेट फोर्स 0 है, बिकॉज ये टेंशन mg के इक्वल है।
दोनों ऑपोजिट फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। टी और mg का वेक्टर सम जीरो है। इस ब्लॉक पे फोर्स ही नहीं है, इसलिए वो जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। सो न्यूटन की तरह सोचने से वी कंक्लूड दैट टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक is equal to mg. So for equilibrium of the block, when a body is having no acceleration, we say it is in equilibrium. When a body is having no acceleration, that means when net force on it is zero, we say that it is in equilibrium. So this block is in equilibrium, it is having no acceleration, it is at permanent rest. For equilibrium of the block, net force on it, net external force on it must be zero. Block will not accelerate when external force, sum of all the external forces acting on it is zero, and this could happen only when T is equal to mg. What is T? T is tension force applied by the string on the block. It is tension force applied by the string on the block. It is tension force applied by the string on the block. So what is tension force applied by the string on the block? Answer is it is equal to mg. Okay. Let me name this string as AB. Name of this string is AB. Now let us ask ourselves one question. Why the string is not falling? Forget about the block. Why the string is not falling? This is the string AB. What is its weight? 0. We are assuming that string is massless, m is 0. Okay. So there is no gravitational pull of earth on this string. This string exerted a force T on this block. From Newton's third law, the block must apply an equal force in opposite direction on the string. रस्सी ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया टी ऊपर, तो ब्लॉक रस्सी पर फोर्स लगा रहा होगा टी नीचे। तो रस्सी पे अगर एक डाउनवर्ड फोर्स हुआ तब तो रस्सी नीचे चलनी चाहिए, लेकिन रस्सी कहीं नहीं जाती। फिर से रस्सी कहीं नहीं जाती, उस पर नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है। हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा दूसरा फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है। हम रस्सी के सराउंडिंग को ठीक से देखते हैं तो पाते हैं कि रस्सी छत से बंधी है, सीलिंग से कनेक्टेड है। ये जो सीलिंग है ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रही है टी फोर्स से। ये स्ट्रिंग है ए बी। चलो थोड़ा ऐसा दिखे स्ट्रिंग, इसलिए ऐसा बना देता हूँ, सब कुछ लाइन लाइन दिख रहा है। ओके, ये स्ट्रिंग है ए बी। इस स्ट्रिंग को ये ब्लॉक टी फोर्स से नीचे खींच रहा है, ये छत टी फोर्स से ऊपर खींच रही है, इसलिए स्ट्रिंग के ऊपर नेट फोर्स 0 है और इसलिए स्ट्रिंग का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो छत ने रस्सी के ऊपर एक फोर्स लगाया टी, क्या रस्सी भी छत के ऊपर फोर्स लगाएगी? आंसर है हाँ। There is the ceiling
सीलिंग को रस्सी टी फोर्स से नीचे खींच रही है, फैक्ट है। छत को रस्सी टी फोर्स से नीचे खींच रही है। ये छत गिरने वाली है, छत गिर जाएगी क्या? नहीं। क्यों? छत पे फोर्स लग रहा है, छत क्यों नहीं गिरती? छत दीवारों पे टिकी। जो वॉल्स हैं, जिसको इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, वो वॉल छत के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, जो इस फोर्स को बैलेंस कर देता है, प्लस छत का वेट भी होगा। उन सभी फोर्सेस को वॉल जो फोर्स अपवर्ड लगा रहा है वो बैलेंस कर देता है। तो छत इक्विलिब्रियम में है, उस पर भी नेट फोर्स 0 है। रस्सी इक्विलिब्रियम में है, उस पर भी नेट फोर्स 0 है। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, उस पर भी नेट फोर्स 0 है। हमें ढूंढना पड़ेगा कि ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से लोग फोर्स लगा सकते हैं, सभी फोर्सेस को दिखा के, और फिर सोचना है इन सभी फोर्सेस का सम 0 है। रस्सी पे कौन कौन से लोग फोर्स लगा सकते हैं, उन सभी फोर्सेस का सम 0 है। छत को अब हम नहीं दिखा रहे हैं, दीवारों को नहीं दिखा रहे हैं, बट छत क्यों इक्विलिब्रियम में अगर कभी सोचना है तो फिर कौन कौन सी दीवारों पर छत टिकी है, दीवारें फोर्स लगा रही हैं, छत का वेट है, वो सब कंसिडर करके देखना पड़ेगा। इन सब का फोर्स, इस सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में है। तो रस्सी के ऊपर दोनों एंड पे देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, एक ब्लॉक लगा रहा है और एक छत लगा रही है। ये रस्सी में तनाव, इसीलिए रस्सी खींची हुई है, इसीलिए रस्सी टॉट, और ये टॉट स्ट्रिंग छत को अपनी तरफ नीचे, ब्लॉक को अपनी तरफ ऊपर खींच रही है। ओके, नाउ think of a situation when, ध्यान देना, अगर हम ये अज्यूम करें कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक थिक बढ़िया रोप है, भारी रोप है, इसका मास नेग्लिजिबल नहीं है, और मैं आपसे पूछूं 3 सवाल। ये स्ट्रिंग बेसिकली एक रोप है, इससे एक ब्लॉक बंधा है, ब्लॉक का मास m है, स्ट्रिंग का मास m है, और A, B, C मिड पॉइंट है इस रस्सी का। ये एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास है m, C मिड पॉइंट ऑफ द रोप है, m is mass of the rope, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड टेंशन एट पॉइंट B, टेंशन एट पॉइंट A एंड टेंशन एट पॉइंट C। इस रस्सी में पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C पर टेंशन निकालना है। देखो, पॉइंट B पर रस्सी में टेंशन का मीनिंग क्या हुआ? हम अगर सिर्फ टेंशन बोलेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमें साफ साफ बोलना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंशन। पॉइंट B पर रोप में टेंशन बताओ, उसका मीनिंग है पॉइंट B पर रोप ब्लॉक को कितने फोर्स से ऊपर खींच रही है, या ब्लॉक रोप को कितने फोर्स से नीचे खींच रहा है। ये रोप, ये ब्लॉक, पॉइंट B पर, यहां पर रोप कितना फोर्स लगा रही है ब्लॉक के ऊपर, या ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है रोप के ऊपर। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, दैट इज टेंशन एट पॉइंट बी। टेंशन एट पॉइंट बी निकालने के लिए हमें यह भी क्लियरली अपने आप को बोलना पड़ेगा हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं। रस्सी ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रही है वो निकाल रहे हैं, या ब्लॉक रस्सी पे जो फोर्स लगा रहा है वो निकाल रहे हैं। जब तक अपने दिमाग में ये चीज क्लियरली नहीं बोलेंगे हम नहीं निकाल पाएंगे।
लेट अस से अभी हम ये कहते हैं टीबी, टेंशन एट पॉइंट बी को हम अभी मन में ऐसे सोच रहे हैं, इट इज फोर्स अप्लाइड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। दैट मीन्स हमने मन में ये डिसीजन लिया, इस ब्लॉक पे रोप जो फोर्स लगा रहा है उसको हम टेंशन एट बी बोलेंगे। चलिए, ये रोप जो फोर्स ब्लॉक पे लगा रहा है, फोर्स ब्लॉक पे जो लग रहा है वो पता करना है। तो लेट अस कंसीडर द ब्लॉक ओनली, थिंक अबाउट ब्लॉक, जस्ट थिंक अबाउट ब्लॉक। ब्लॉक is the body which we are considering, which we are interested in right now। हम इस बॉडी के इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं। हमें पता है कि m मास के इस ब्लॉक के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल mg एक्ट कर रहा है, ये वेट है इस ब्लॉक का। तो इस ब्लॉक को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है mg फोर्स से, ये वेट है, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। ये तभी पॉसिबल है जब रोप एक फोर्स ऊपर की तरफ इस पे अप्लाई कर रही है, ऐसा। रोप इस जगह ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसी को हम टेंशन एट पॉइंट बी कह रहे हैं। हम अभी जिस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं वो ब्लॉक है, सिर्फ ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को दिखा रहे हैं। जब हम एक बॉडी को आइसोलेट कर लेते हैं, आइसोलेट मतलब उसको रोप से अलग हम समझ रहे हैं, सिर्फ ब्लॉक के बारे में सोच रहे हैं। एक बॉडी को आइसोलेट कर लिया और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो चीज़ें वो उस पर जो फोर्सेस लगा रही हैं उन सब फोर्सेस को हम जब दिखाते हैं तो ऐसे डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। इसको शॉर्ट में हम FBD भी कह लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब फिर समझिए, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ब्लॉक को आइसोलेट कर लो, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग ओनली द ब्लॉक, और ब्लॉक के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जितनी सारी चीजें दिख रही हैं वो सब ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रही है सारे फोर्सेस को दिखाओ, इन वेक्टर नोटेशन ऑफ कोर्स एरोज बना के दिखाओ। इस डायग्राम को हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, अ डायग्राम विच शोज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ओके, सो राइट नाउ वी आर स्टडिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक and we understand that the block is in equilibrium only because TB is equal to mg। फिर से वही बात, ब्लॉक क्यों इक्विलिब्रियम में है? कॉमन मैन कहेगा रोप से बंधा है, न्यूटन ऐसे नहीं बोलते। न्यूटन बोलते हैं कि अच्छा ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसका, इस पर नेट फोर्स 0 होगा। इसके सारे एनवायरनमेंट को चेक करो, कौन कौन से लोग फोर्स लगा रहे हैं इस पे। समझ में आया? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ हर मास पे फोर्स लगाती है, और इस ब्लॉक के कांटेक्ट में सिर्फ एक ही चीज है, वो है रस्सी। तो रस्सी इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है। रस्सी कभी भी पुश नहीं करती, वो हमेशा पुल करती है। यही दो फोर्स है। इन दो फोर्सेस का सम 0 तभी हो सकता है जब ये इक्वल और ऑपोजिट हो। दो फोर्सेस का सम 0 होने का एक ही तरीका है, दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। सो force applied by the rope on the block at point B is TB, which is equal to mg। ये बात सच है कि इतना ही फोर्स ब्लॉक भी रोप के ऊपर लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, बहरहाल हमने पॉइंट बी पे टेंशन निकाला। पॉइंट बी पर टेंशन का मतलब रोप ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है एट बी। नाउ पॉइंट ए, पॉइंट ए पर टेंशन निकालने के लिए हमारे पास दो स्लाइटली डिफरेंट तरीके हैं। हम या तो सिर्फ रोप के इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हैं, या रोप प्लस ब्लॉक को एक सिस्टम मानकर उसके इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हैं।
देखिए रोप और ब्लॉक एक ही ऑब्जेक्ट है, ऐसा सोचिए। देखिए न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए उसने ये नहीं कहा कि शशिभूषण की पूरी बॉडी पे एप्लीकेबल है और हाथ पे एप्लीकेबल नहीं। डिपेंड करता है। अगर मैं इक्विलिब्रियम में, आपको पता लगाना है फ्लोर कितना फोर्स मेरी बॉडी पे लगा रही है, आप मेरी पूरी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो जिस पे आपने सारे एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए। पर अभी अगर मैं क्वेश्चन करूं कि मेरा शोल्डर मेरे आर्म के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, मेरे हाथ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो मेरा शोल्डर मेरे हाथ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये जानने के लिए अगर आप शशिभूषण को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि शोल्डर और आर्म का जो इंटरैक्शन है ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। जब क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं भाई इस हाथ के ऊपर शोल्डर कितना फोर्स लगा रहा है बताओ, तो ये तभी पता चलेगा जब हम इस आर्म को, इस हाथ को अलग से एक बॉडी मानेंगे और सोचेंगे कि ये क्यों इक्विलिब्रियम में, तब समझ में आएगा कि अच्छा इस आर्म का वेट इसे नीचे खींच रहा है तो शोल्डर उतना ही फोर्स ऊपर लगाना चाहिए, तब तो ये टिका रहेगा। लेकिन अगर हम पूरे शशिभूषण को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे तो फिर ये फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो इंटरनल फोर्स है, तो किसी इक्वेशन में नहीं आएगा। तो किस चीज को अपना सिस्टम लेना, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये हम थोड़ा एक्सपीरियंस से सीखेंगे। पर फैक्ट ये है कि हम एक गिवन सिस्टम के पार्ट्स को भी स्टडी कर सकते हैं और सिस्टम एज ए होल को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अभी मैंने इस गिवन सिस्टम का एक पार्ट ही तो लिया, एक पार्ट लिया, ब्लॉक, रोप को छोड़ दिया, सिर्फ ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के बारे में सोचा। अब मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं रोप प्लस ब्लॉक पूरे ऑब्जेक्ट को ही एक सिस्टम मान लिया जाए। ये कंप्लीट रोप और ये ब्लॉक, ये मेरा सिस्टम है। मैं ये सोच रहा हूं कि ये रोप प्लस ब्लॉक ये एक ही ऑब्जेक्ट है भाई, नथिंग इज मूविंग, ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों है ये इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं? आंसर है रोप का वेट और ब्लॉक का वेट दोनों मिला के m प्लस एम जी। इनफैक्ट मेरे पूरे सिस्टम का मास है m प्लस एम जी, और इस रोप प्लस ब्लॉक सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगा रही है वो है छत। तो टेंशन एट पॉइंट ए, ध्यान देना, पॉइंट ए पर टेंशन निकालो। इसका मीनिंग है कि हमें या तो ये निकालना पड़ेगा कि रस्सी छत के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, या ये निकालना पड़ेगा कि छत रस्सी के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। हम अभी पता करेंगे छत रस्सी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसके लिए हमने ये रोप प्लस ब्लॉक को अपना एक सिस्टम मान लिया। द रोप प्लस ब्लॉक होल थिंग इज माय ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। नाउ द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is vertically downward, it is m plus mg, and for equilibrium of this whole object the force applied by the ceiling Ta must balance this. equilibrium तभी possible है जब Ta m plus mg के इक्वल। कुछ लोग, नॉट ऑल, पर कुछ लोग ये सोचने लगे कि ये फोर्स तो सर ने छोड़ दिया, ब्लॉक रस्सी पे फोर्स लगा रहा है, रस्सी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। भाई वो इंटरनल फोर्स है। जब मैं इसको एज ए सिस्टम देख रहा हूं तो रस्सी ब्लॉक पे, ब्लॉक रस्सी पे कितना फोर्स लगा रही है ये जान सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये आपस का मामला है उनका। बाहर से कौन कौन से लोग फोर्स लगा रहे हैं ये देखिए। एक अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, एक सीलिंग है, छत, बस और कुछ भी नहीं। इतना ही फोर्स रस्सी भी छत के ऊपर नीचे लगा रही है, पक्की बात है, न्यूटन थर्ड लॉ। सो दिस इज टेंशन एट पॉइंट ए। अगर हम सिर्फ रस्सी को अपना सिस्टम मान लेते, सिर्फ रस्सी, ओनली द रोप, तो भी क्या इस क्वेश्चन का आंसर मिलता? आंसर है हाँ। अगर हम सिर्फ रोप को अपना सिस्टम माने, रोप ए बी, बस हम इसको देख रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते, और ये सोच रहे हैं कि ये चीज क्यों इक्विलिब्रियम में,
एक सिस्टम गिवन है, उसके पार्ट्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं अलग अलग। ब्लॉक को अलग स्टडी किया, रोप को अलग स्टडी किया, जरूरत पड़ी तो रोप प्लस ब्लॉक को एक ऑब्जेक्ट मानकर उसको स्टडी किया। यस, एवरीथिंग इज फाइन। अभी मैं पार्ट ऑफ दिस सिस्टम रोप को कंसीडर कर रहा हूं। रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, रोप पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, रोप का वेट, रोप का वेट, रोप का मास इंटू जी। ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ, ग्रेविटी। इस एंड पर रोप के ऊपर एक फोर्स टीबी कौन लगा रहा है? ब्लॉक। ब्लॉक को रोप ने ऊपर खींचा था, रोप को ब्लॉक नीचे खींच रहा है। ये फोर्स यहां कंसीडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम इस पूरे चीज को एक ऑब्जेक्ट मान रहे थे, तो ये इंटरनल है। अभी मैं सिर्फ रोप को कंसीडर कर रहा हूं, तो ब्लॉक एक्सटर्नल है। कौन कौन सी चीजें रोप पे फोर्स लगा सकती है? अर्थ की ग्रेविटी, छत और ये ब्लॉक, सभी दिखाने पड़ेंगे। प्रीवियस एनालिसिस से हम टीबी की वैल्यू जानते हैं। हम जानते हैं कि ब्लॉक के ऊपर रोप ने इतना फोर्स लगाया था, तो ब्लॉक भी रोप पे ऊपर इतना ही फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाएगी। ये टी ए पता करना है। टी ए क्या है? ये वो फोर्स है जो छत ने रोप के ऊपर लगाया। इक्विलिब्रियम, रोप इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्स 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब टी ए ऊपर का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो। डाउनवर्ड फोर्स दो हैं, टीबी और एमजी। ये दो फोर्स है रस्सी पे डाउनवर्ड, और एक फोर्स है अपवर्ड, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो टी ए कितना हो गया देखिए आप, टीबी प्लस एमजी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टीबी? आंसर इज कैपिटल एमजी। ये हमें पहले से पता है, तो दोनों ही तरीकों से सेम आंसर मिले, पर सोचने के तरीके में फर्क है। यहां हमने रोप प्लस ब्लॉक को सिस्टम माना, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे इसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि होल थिंग इज माई सिस्टम। इसमें एक्सटर्नल फोर्स एम प्लस एम जी है और टेंशन है, दैट्स ऑल। लेकिन अब मैंने सिर्फ रोप को अपना सिस्टम माना, तो ब्लॉक रोप पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि रोप मेरा सिस्टम है, ब्लॉक एक्सटर्नल है। तो फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप बिकम्स एन एक्सटर्नल फोर्स। Force applied by the block on the rope is TB, which we have already calculated to be mg. ये जो कैलकुलेशन किया था, इस ब्लॉक पर रस्सी ने कितना फोर्स लगाया, तो ब्लॉक रस्सी पे उतना ही फोर्स लगाएगा। रस्सी का वेट mg और छत ने जो फोर्स लगाया TA, तो TA is equal to this plus this, because net force can be 0 only when sum of these two is equal to this. So whichever way you see, you find the answer. And the next question is to find tension at the midpoint. Tension at the midpoint. देखिए, ये रोप है, ये ब्लॉक है, C midpoint. What is meaning of tension at the midpoint? जब तक बोलेंगे नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। C पे टेंशन का मतलब क्या है? उसका मतलब है, अगर हम मेंटली मन में ऐसा सोचें कि ये रोप का एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, इस लोअर सेगमेंट को, AC को, BC को, लोअर सेगमेंट को ये अपर सेगमेंट ऊपर की तरफ खींच रहा है, या ये लोअर सेगमेंट इस अपर सेगमेंट को नीचे की तरफ खींच रहा है। जिस फोर्स से खींचातानी हो रही है वही यहां का टेंशन है। अभी इस टेंशन को निकालने के लिए
हम ये ब्लॉक प्लस हाफ ऑफ द रोप को अपना सिस्टम मानेंगे। ब्लॉक प्लस हाफ रोप। जैसे शोल्डर हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है जानने के लिए सिर्फ हाथ को एक सिस्टम मानने की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही ये लाल हिस्सा इस पर कितना फोर्स लगा रहा है या ये टुकड़ा इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये जानने के लिए मुझे यहां से सिस्टम को अलग करना ही पड़ेगा। कैंची लेके काटना नहीं है, जस्ट मन में सोचना है। देखो ये बी, सॉरी, मास एम, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मैं ये कह रहा हूं हम अब ये सोचेंगे, हम अब ये स्टडी करेंगे कि ये ब्लॉक और आधी रस्सी, ये जो चीज है ये क्यों इक्विलिब्रियम में, वाई दिस इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा सिस्टम लेना पड़ रहा है। एक मिनट ऐसा सोचो कि ये अंधेरे कमरे में लटक रहा है सिस्टम और इतने दूर में बढ़िया चमकता हुआ रेडियम पेंट लगा है, तो ये लाल रंग का टुकड़ा चमक रहा है, ऐसे बीच हवा में लाल रंग का टुकड़ा चमक रहा है, बाकी घुप अंधेरा है। तुम तो डर के भाग जाओगे यार कि भूत है, भूत है, देखो हवा में लटक रहा है लाल टुकड़ा। लाइट ऑन करोगे तो दिखेगा कि अच्छा ये रस्सी इसको खींच रही है इसलिए नीचे नहीं गिर रहा है। बिल्कुल ही हम इसको अपना सिस्टम मानेंगे तो हमें दिखेगा एक डाउनवर्ड फोर्स है, ग्रेविटी, वेट, आधी रस्सी का मास स्मॉल m by 2, ब्लॉक का मास कैपिटल M। मैंने जो सिस्टम कंसिडर किया है उसका टोटल मास m plus m by 2 इंटू जी। ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है और ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो ब्लैक सेगमेंट है AC, ये यहां पर इस नीचे वाले सेगमेंट को ऊपर खींच रही है विथ ए फोर्स TC। हर जगह रस्सी खिंचाव में है, मीन्स व्हाट, ये टुकड़ा इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। हर जगह रस्सी के हर पॉइंट पे ऐसा ही चल रहा है। ये जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस टुकड़े को ये टुकड़ा अपनी तरफ खींच रहा है। इसी को कहेंगे टेंशन एट पॉइंट सी। सो टेंशन एट सी मस्ट बी इक्वल टू m plus m by 2g। क्यों? फॉर इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम कहीं जा रहा है क्या? पिछले 1 घंटे से कहीं गया नहीं, जहां था वहीं है। इट इज इन इक्विलिब्रियम। उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। उस पर नेट फोर्स 0 कैसे होगा? तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। चलो एक और कॉमन फोर्स स्प्रिंग फोर्स होता है, पर उसको पढ़ने के पहले हमने अभी तक जो फोर्सेस समझे हैं उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, सो दैट वी गेट ए फील कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करने जा रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स को बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अभी जो कॉमन फोर्सेस हमने पढ़े जिनको हम यूज़ करेंगे वो है वेट, नॉर्मल रिएक्शन और रस्सी में टेंशन, ठीक। इतने ही फोर्स हम जानते हैं। इनको यूज़ करके कुछ बेहद सिंपल से क्वेश्चंस हम करते हैं। ये डब्बे के ऊपर डब्बे के ऊपर डब्बा। 3 blocks are placed one over another as shown in the figure on a horizontal surface. Let me name them as A, B and C.
please tell me how much force A is applying on B or B is applying on A. How much force B is applying on C or C is applying on B. How much force C is applying on surface D और surface D is applying on C. पहला सवाल है A B पर या B A पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये बताइए. दूसरा सवाल है B C पर या C B पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये बताइए. और तीसरा सवाल है C D पर या D C पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये बताइए. हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए. देखो ए बी पर या बी ए पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम इसको मन में क्लियर कर लेते हैं कि हम क्या पता कर रहे हैं. हम पता करेंगे बी ए पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. बी ए पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. बी ए पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. ए पर फोर्स लग रहा है. So let us consider body A as our system. Everything is in equilibrium. A, B, C, everything is in equilibrium. Means acceleration of each and every body is 0. It means net force acting on A is 0. Net force acting on B is also 0. Net force acting on C is also 0. If I consider A and B together, if I think that this is one object, then net force acting on A plus B, net external force acting on A plus B is also 0. If I consider all three as one object, this is my system. Is anything moving? Answer is no. So net external force acting on this whole system is also 0. तो हमें निकालना क्या है, उसके लिए हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं. मैं कुछ सोच के दिखाता हूँ आपको. सबसे पहले बी ए पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है हमें ये जानना है. सो आई कंसिडर ब्लॉक ए ओनली. मैं सिर्फ ब्लॉक ए के इक्विलिब्रियम के बारे में सोच रहा हूं. ब्लॉक ए 2 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है. इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल 20 न्यूटन के फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है. mg, g की वैल्यू 10 ले ली. इस ब्लॉक के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है 20 न्यूटन डाउनवर्ड. कोई ना कोई इस फोर्स को बैलेंस करेगा तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा. कौन? आंसर है यहां कांटेक्ट है. ऑब्जेक्ट बी ए को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है. इस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ही कहते हैं, क्योंकि ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है. बी ए को अपने से दूर धकेलता है, उतने ही फोर्स से ए बी को धकेलता है. बट अभी हम ए के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं. इसको मैं लिख सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय बी ऑन ए. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय बी ऑन ए. So obviously, for equilibrium of A, this normal reaction should be equal to this. No other force is acting on this body. Weight और इसका normal reaction. C A के contact में नहीं है. C A पर कोई force नहीं लगा रहा है. It is only B which is exerting a normal reaction force on A. Therefore, for equilibrium, this force must be equal to 20 Newton. यही कैलकुलेट करने को कहा गया हमसे. कहा गया है कि B A पर कितना फोर्स लगा रहा है, यही फोर्स है. This is force applied by A on B या B on A. इतना ही फोर्स A भी B के ऊपर नीचे लगाएगा. So force between A and B is 20 Newton, right? B A को ऊपर पुश कर रहा है, A B को नीचे पुश कर रहा होगा. ओके, नेक्स्ट हमें पता लगाना है कि B और C के बीच का फोर्स क्या है. C B पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये जानने के लिए मुझे B को कंसिडर करना पड़ेगा. देखिए, फोर्स जो B पर लग रहा है ये पता लगाना है. मैं B को कंसिडर कर रहा हूं, सिर्फ B. दिस ऑब्जेक्ट B. ध्यान दो,
इसका वेट 3g, 30 न्यूटन। अर्थ की ग्रेविटी इसको 30 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींच रही है। इसके अलावा अभी अभी आपने कहा कि B applies a force of 20 Newton in upward direction on A. From Newton's third law, A must apply equal force in opposite direction. ये जो ब्लॉक A है ये B को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B, ये हमने क्या कैलकुलेट किया था? फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A कितना मिला था? 20। फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B ये कितना होगा? ये भी होगा 20, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम A को स्टडी कर रहे थे तो B ने जो फोर्स लगाया उसको लेना था, जब B को स्टडी कर रहे हैं तो A ने जो फोर्स लगाया उसको लेना है। सिर्फ B को हम स्टडी कर रहे हैं, B के ऊपर A का फोर्स, B के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, इसके अलावा और कोई फोर्स है B पर? C ने जो फोर्स लगाया, ये कांटेक्ट है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये यहाँ पे कांटेक्ट है। C B को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, C B को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें पता लगाना है। इसका नाम मैं लिख देता हूं नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय C ऑन B, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय C ऑन B। ये किधर होगा? अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा एक पुश फोर्स होता है, ध्यान देना। C B को अट्रैक्ट नहीं करेगा, खींचेगा नहीं, C B को धकेलेगा अपने से दूर। B C को अट्रैक्ट नहीं करेगा, B C को खुद से दूर धकेलेगा। तो प्लीज ध्यान से देखो, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट B के इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं। उस पे लगने वाले फोर्स हैं उसका वेट, उसके ऊपर C ने जो फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में NCB, इसके ऊपर A ने जो फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में NAB। इन तीनों फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, 0। तो ऊपर की तरफ जो टोटल फोर्स दिख रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर की तरफ एक ही फोर्स दिख रहा है ना, NCB। दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। नेट फोर्स 0 कैसे होगा? नीचे की तरफ 30 न्यूटन और ये 50 न्यूटन है, तो नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी 50 होना चाहिए ना भाई। सो 30 + 20 50 न्यूटन। C B के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? C B के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? हमने B को कंसिडर किया। B का वेट mg 30 न्यूटन, B पर A ने जो फोर्स लगाया 20 न्यूटन, डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड हैं 50 न्यूटन। C B को ऊपर की तरफ पुश करेगा उतने ही फोर्स से 50 न्यूटन। हम ऐसा भी कर सकते थे, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? FBC, B और C के बीच का फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन। इसको निकालने के लिए हम B को अलग से कंसीडर करें ऐसा जरूरी नहीं था। वी कुड हैव कंसीडर्ड A + B एज सिस्टम। मैं ऐसा भी सोच सकता था। A + B मेरा सिस्टम है, A + B। ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, मैं दोनों को एक साथ देख रहा हूं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कारण वेट है 3 + 2g 50 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक मानूं तो 3 + 2 5 kg का ऑब्जेक्ट, 5 kg के ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल 50 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है। अब ये दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं सोचने की जरूरत ही नहीं है मुझे, इंटरनल मैटर। जब B ने A पर क्या फोर्स लगाया ये पूछा गया तो मजबूरी थी भाई A को अलग से देखने की। लेकिन जब B पर C क्या फोर्स लगा रहा है ये जानने को कहा जा रहा है, तो मैं B को अलग लूं, ये जरूरी नहीं है, हम A + B को एक साथ ले सकते हैं। ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। कैसे पता तुम्हें कि ये फेविकोल से जुड़े हैं कि नहीं? मान लो जुड़े हुए हैं
तो एक ही ऑब्जेक्ट है 5 kg। इस 50 न्यूटन के फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? आंसर है ब्लॉक सी ऊपर की तरफ जो पुश लगा रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ब्लॉक सी का जो नॉर्मल रिएक्शन है NCB, इट मस्ट बी इक्वल टू 50 न्यूटन। अगर हम इन दोनों ब्लॉक को एक ही ऑब्जेक्ट मान लें तो दो ही फोर्स हैं एक्सटर्नल, एक इसका वेट और सी ने जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया वो। अब पूछा गया है कि सी और डी के बीच का फोर्स बताओ। फिर से हम सी को एक अलग ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या हम A प्लस बी प्लस सी पूरे को अपना सिस्टम मान सकते हैं। ऐसा ऐसा 3 2 5 5 10 kg सिंपली 100 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे फोर्स निकालना है डी ने सी पे कितना लगा है। हम चाहें तो सी को आइसोलेट करके, सी को सिर्फ ऑब्जेक्ट मान के उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट द इजियर वे इज टू कंसीडर दिस होल थिंग एज वन ऑब्जेक्ट। डी सी पर कितना फोर्स लगा रहा है ये पता लगाना है। इनके आपस के इंटरैक्शन, ए बी बी सी के इंटरैक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो द होल वेट इज 100 न्यूटन and it is being balanced by normal reaction of the floor. D ने C पे जो फोर्स लगाया ये नॉर्मल रिएक्शन, यही बैलेंस कर रहा है इस 100 न्यूटन को। Therefore force applied by D on C is 100 न्यूटन। खत्म। चलो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, ए बी सी 3 kg 2 kg 1 kg स्मूथ सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये तीनों ब्लॉक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है ये मासलेस है और आप यहां एक फोर्स लगा रहे हो से 20 न्यूटन का। ये 3 डब्बों की ट्रेन है ऐसा सोच लो। कनेक्टिंग रोप्स मासलेस हैं, 20 न्यूटन के फोर्स से तुम इसको हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस रस्सी का टेंशन बताओ और इस रस्सी का टेंशन बताओ। दोनों रस्सी में टेंशन बताओ, ये क्वेश्चन है। फिर से हम अगर सोचेंगे टेंशन बताओ टेंशन बताओ, टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। हमें क्वेश्चन को रिफ्रेश करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ेगा अच्छा T1 बताओ। इसका मीनिंग है इस रस्सी ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया बताओ, या इस रस्सी ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया ये बताओ। सिमिलरली इस रस्सी में टेंशन बताओ का मीनिंग है स्ट्रिंग इज मासलेस, इस रस्सी में कितना टेंशन है ये बताओ। इसका मतलब है रस्सी ने इस पे कितना फोर्स लगाया या रस्सी ने इस पे कितना फोर्स लगाया ये बताओ।
यहाँ शायद हम नोट करना भूल गए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने जो पढ़ा उसमें आया सामने कि अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो उसमें हर जगह टेंशन सेम होता है। अगर रस्सी मासलेस है तो अपने दोनों एंड पे बंधी चीज़ों को सेम फोर्स से खींचती है। अगर रोप मास वाला हो तो फिर हमने देखा था कि पॉइंट ए पे टेंशन अलग, मिड पॉइंट सी पे अलग और बी पे अलग था। तो रोप अगर मैसिव हो तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो सकता है, बट अगर रोप मासलेस है तो थ्रू आउट टेंशन एक ही होता है। तो यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं, टेंशन इज सेम। ये भी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, बट ओके, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। टेंशन इज सेम एवरीवेयर इन अ मासलेस स्ट्रिंग। एक्चुअली हम आगे कहीं देखेंगे फ्रिक्शन में, ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए ये याद रखना ठीक है कि अगर कोई मासलेस रस्सी है तो उसमें हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, वो अपने दोनों एंड पे बंधी चीज़ों पे सेम फोर्स लगाती है। अभी हमारी रस्सी मासलेस है, इसमें टेंशन का मतलब रस्सी कितने फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रही है, कितना फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रही है, दोनों सेम है। आप दोनों में से कुछ भी निकाल दो, आप निकालो रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है या आप निकालो रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, एक ही बात है। सिमिलरली आप निकालो रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है या रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, एक ही बात है, दोनों सेम आएंगे। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इफ़ यू कंसिडर दिस होल थिंग एज वन ऑब्जेक्ट, इस पूरे ट्रेन को अगर आप एक ऑब्जेक्ट मानते हो तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट दिस ट्रेन विल एक्सेलरेट। देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस पूरी ट्रेन के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है। इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। ये रस्सी, ये डब्बे एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल है। When we are looking at the whole train as one single object, then these forces, tension etc., are internal forces. They need not bother you. The external force in horizontal direction is 20 Newton. Of course, there are some vertical forces as well. ये फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन है इस पे N1, ये इसका वेट होगा 3G। फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन इस पे भी होगा N2, इसका वेट होगा 2G। फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन इस पे भी होगा N3 और इसका वेट होगा 1G। ठीक है, पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको X और इसको Y बोलूं तो इतना तो आप सभी समझ जाएंगे कि देयर इज नो मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये ट्रेन ऐसे हवा में तो ऊपर उड़ेगी नहीं, द ट्रेन विल मूव हॉरिजॉन्टली, which means कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। दिस एन इज इक्वल टू 3G, दिस एन इज इक्वल टू 2G, दिस एन इज इक्वल टू 1G। कोई पूछता है कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ तो ओके, N1 इज इक्वल टू 3G, N2 इज इक्वल टू 2G, N3 इज इक्वल टू 1G। देयर इज नो मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन, बट इन एक्स डायरेक्शन this is an unbalanced force. There is no other force in x direction on this train. So this unbalanced force will cause the train to move. So right now it is not necessary to think about y direction. There is no movement in y direction, and by thinking about equilibrium in y direction, the three equations that we will get is N1 is equal to 3G, N2 is equal to 2G and N1 is equal to 1G। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, फॉर y डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट? द ट्रेन इज बाउंड टू मूव अलोंग दिस फ्लोर। तो इन y डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, एंड therefore N1 is equal to 30 Newton
N2 is equal to 20 Newton and N3 is equal to 10 Newton. Right? This is for y direction. For x direction, let us study motion in x direction. Consider the whole train. What we need to understand is this whole train is a body of mass 3 plus 2 plus 1 6 kg, and it is experiencing an unbalanced horizontal force of 20 Newton. This force in x direction, right? देखो न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, विच मीन्स वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है इसको हम अलग से समझें, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है अलग से समझें. इस फोर्स की वजह से वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता. देयर इज नो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. नाउ व्हाइल थिंकिंग अबाउट एक्स डायरेक्शन, फॉरगेट अबाउट द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन. जब आप एक्स डायरेक्शन के मोशन के बारे में सोच रहे हो तो इन फोर्सेस के बारे में रत्ती भर भी सोचने की जरूरत नहीं है. फॉरगेट अबाउट दैट. सो 20 न्यूटन इज द फोर्स, दैट इज द रेलिवेंट फोर्स acting on this train in horizontal direction, and mass of the train is 6 kg. So I hope everybody understands that the whole train will have an acceleration of, now the train is not in equilibrium. When there is an unbalanced force, the train is not in equilibrium. So acceleration of this train will be force by mass 20 Newton by 6 kg, 10 by 3 meter per second square. So the whole train will have an acceleration of 10 by 3 meter per second square. That is first thing. Now the question asks me to find this tension. जब पूरे ट्रेन को कंसिडर कर रहा हूं तो ये सब टेंशन वेंशन इंटरनल फोर्स है. बट नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग मी डेलिबरेटली to find this tension, which means I have to find how much force this string exerts on this block or how much force this string exerts on this block. दो में से कोई भी करने से चलेगा. So to find T1, consider the motion of 3 kg block. To find tension T1, consider the motion of 3 kg block. देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी ट्रेन को एक साथ कंसिडर किया, उससे मुझे एक्सेलरेशन मिल गया. नाउ इट इज श्योर दैट ईच एंड एवरी ब्लॉक इज मूविंग विद दैट सेम एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन 10/3, इसका भी 10/3, इसका भी 10/3. द होल ट्रेन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10/3. पर अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे सोच रहा हूं कि अकेला ये ब्लॉक 10/3 के एक्सेलरेशन से क्यों चल रहा है. फॉरगेट अबाउट दीज ब्लॉक्स, मैं सिर्फ इसके मोशन को स्टडी कर रहा हूं. आई नो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज 10/3. नाउ आई एम आस्किंग माई सेल्फ, why this block is having an acceleration of 10/3. Let us check. What are the horizontal forces acting on this block? 20 Newton. This 20 Newton force is definitely acting on this block, first thing.
Any other force? Yes. This stretched string, this string is pulling this block towards itself. रस्सी अपने दोनों एंड पे बंधी चीजों को अपनी तरफ खींचती है. अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो दोनों एंड पे बंधी चीजों को सेम फोर्स से खींचती है. मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है. मास वाली रस्सी होती तो टेंशन यहां 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 अलग हो सकता था, पर मासलेस है तो टेंशन हर जगह सेम है. इस रस्सी में टेंशन निकालो पूछा गया, इसीलिए क्योंकि यहां हर जगह टेंशन सेम है. तो रस्सी ने इस पे जो फोर्स लगाया वो निकाल दो, या रस्सी ने इस पे जो फोर्स लगाया वो निकाल दो. हमने अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए डिसीजन लिया कि हम कैलकुलेट करेंगे रस्सी ने इस पर जो फोर्स लगाया. सो वी विल consider the motion of 3 kg block. Horizontal force 20 Newton is acting on it towards right, and the string tension T1 is acting on it towards left. अब देखो हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं इस ब्लॉक के लिए. This block is accelerating, so total external force on it must be equal to mass times acceleration. What is total external force acting on this block, this 3 kg block? Answer is 20 minus T1. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है? उस तरफ. उस पर नेट फोर्स कितना है? उस तरफ. 20 न्यूटन उधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है. ऑब्वियसली 20 माइनस T1, जैसे T1 अगर 5 न्यूटन है तो 20 माइनस 5 टोटल 15 न्यूटन हो जाएगा. अगर T1 11 न्यूटन है तो 20 माइनस 11 टोटल 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो टोटल फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रहा है वो 20 माइनस T1 है. और ये टोटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? ब्लॉक का मास 3 kg इंटू उसका एक्सेलरेशन 10/3. ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 10/3. ब्लॉक का मास कितना है? 3 kg. देयरफॉर सॉल्विंग दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ T1. So T1 is equal to 3 cancels out, 20 minus 10 न्यूटन. देखो ये क्वेश्चन पिछले सारे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है. पिछले सारे क्वेश्चन में हर चीज इक्विलिब्रियम में थी. इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है. इस पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन है. सो जो स्टेप 1 था वो ये था कि हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन पता कर लें. तो इस पूरे ट्रेन का एक्सेलरेशन पता करने के लिए मुझे इसको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं थी. आई कंसिडर दिस होल थिंग एज वन ऑब्जेक्ट. उस पर फोर्स था 20 न्यूटन. सो 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास बिकेम द एक्सेलरेशन. दैट इज एक्सेलरेशन फॉर दिस ब्लॉक एज वेल एज फॉर दिस ब्लॉक. सो एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम इज 10/3. Now the whole system is accelerated. Now I am trying to analyze which forces are responsible for acceleration of this block only. So considering this 3 kg block, I find that there are two forces acting on it, 20 Newton and tension in this string. The total force acting on this block in this direction will be 20 minus T1. So 20 minus T1 must be equal to mass of the block 3 kg into its acceleration 10/3, which gives T1 is equal to 10 Newton. Okay. Now the question says find tension here. What does it mean? It means how much force the string is applying on 2 kg block or how much force the string is applying on 1 kg block. Let us consider motion of 1 kg block. हमें क्या निकालना है? ये रस्सी 2 किलो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है, ये जानना चाहते हैं तो 2 kg ब्लॉक का मोशन स्टडी कीजिए, उससे भी क्वेश्चन का आंसर आएगा. या आपको ये पता करना है कि ये रस्सी इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है. एक ही बात है, ये रस्सी इस पे और इस पे दोनों पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रही है. हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 kg ब्लॉक के मोशन को स्टडी करें और ये रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है ये निकाल दें. या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है ये निकाल दें. दोनों तरीकों से आंसर आएगा. मैं अभी ये पता लगाता हूं
कि ये रस्सी इस पे कितना फोर्स लगा रही है। सो कंसिडर टू फाइंड T2, consider the motion of 1 kg block। मैं फिर से चिल्ला के कह रहा हूं, yes, you can always consider motion of 2 kg block also, it will give you the same answer। वो आप खुद करके देखना। मैं अभी 1 kg ब्लॉक को कंसिडर करता हूं। इस रस्सी में टेंशन जानने का मतलब 1 kg ब्लॉक पे रस्सी कितना फोर्स लगा रही है, इसके लिए मैं 1 kg ब्लॉक को स्टडी कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, एक्सेलरेशन 10/3, ये तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। पूरी ट्रेन का एक ही एक्सेलरेशन है, सिर्फ इस ब्लॉक को देखें तो वो भी इसी एक्सेलरेशन से चल रहा है। आई वंडर व्हाई दिस ब्लॉक इज मूविंग, विच फोर्स इज कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट। इसको ठीक से एनालाइज किया, इसके आजू बाजू कौन कौन से लोग हैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, ये फोर्स इस पे लग रहा है, इस पर तो सिर्फ ये रस्सी फोर्स लगा रही है। अगर ये रस्सी नहीं होती, अगर इस रस्सी को काट दूं तो क्या ये चलेगा? नहीं, वो रस्सी उसको खींच रही है। सो ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 1 kg ब्लॉक इज T2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक ही तो फोर्स है T2, ब्लॉक का मास 1 kg, एक्सेलरेशन 10/3, तो फोर्स कितना हुआ? 10/3 न्यूटन। T2 मस्ट बी 10/3 न्यूटन। आई अर्ज यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 बाय कंसिडरिंग द मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक ओनली। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि 2 kg ब्लॉक का मोशन सिर्फ कंसिडर कीजिए और T2 की वैल्यू निकालिए। सो यू कैन फाइंड हियर दैट tension here is 20 Newton, the force applied is 20 Newton, tension in this string is 10 Newton and tension here is 10/3 Newton, so tension goes on decreasing। एक बहुत लंबी ट्रेन अगर हो तो जो लास्ट का डब्बा है उस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो बहुत छोटा है। जैसे जैसे आप आगे इंजन से पीछे डब्बे की तरफ जा रहे हो, द टेंशन गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कॉमन फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट के बारे में बात किया। फ्रिक्शन को अभी हमने डिसरिगार्ड किया है और एक स्प्रिंग फोर्स और है चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम अभी भी जो अभी तक फोर्सेस पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मोस्टली वी विल स्टडी हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन 2 डायमेंशन। टिल देन, गुड बाय।